ये अब पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां का अंतरिम प्रशासन बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक शासन की राह पर झोंक रहा है। इसको लेकर शेख हसीना की पार्टी ने अंतरिम सरकार की नीयत का विरोध किया है, तो वहीं बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बेगम खालिदा जिया की बीएनपी अंतरिम प्रशासन पर जल्द चुनाव कराने का दबाव बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस प्रशासन सांप्रदायिकता के खिलाफ संविधान में मौजूद गारंटियों को एक एक कर हटाने में लगा है? यही वो सवाल है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग पूछ रही है। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और बांग्ला राष्ट्रवाद को हटाने की वकालत के बाद पूरे देश, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में खौफ का माहौल है। प्रत्यक्ष रूप से सेना के पूर्ण समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार का इस्लामी एजेंडा अब खुलकर सामने आ चुका है। हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश, जमाते इस्लामी और हिजबुत तहरीर और इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों का इस्लामी राज्य बनाने का सपना यूनुस प्रशासन का एजेंडा बनता दिखाई दे रहा है। अटॉर्नी जनरल के बयान को इसी एजेंडे की अभिव्यक्ति माना जा रहा है। आवामी लीग ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बयान बहुलवाद और समन्वयवादी संस्कृति को मिटाने पर तुले इस्लामी कट्टरपंथियों के विषैले विचारों का खुला समर्थन है। आवामी लीग ने इन तत्वों पर पाकिस्तान के हाथ में खेलने का आरोप लगाया है। दरअसल बांग्लादेश हाईकोर्ट 15वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में अटॉर्नी जनरल सरकार पर पक्ष रख रहे हैं। सरकार चाहती है कि न केवल संविधान का इस्लामी पहचान से जुड़ा प्रारूप बहाल हो, बल्कि कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था भी कायम की जाए। माना जा रहा है कि अंतिम प्रशासन देश में चुनाव नहीं कराना चाहता और कार्यवाहक सरकार जैसी व्यवस्थाओं में अपने लंबे कार्यकाल की संभावनाएं खोज रहा है। हद तो यह है कि पहले पहल अंतिम प्रशासन का समर्थन करने वाली पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बीएनपी जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर अगले महीने से सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। गौरतलब है कि 2011 में शेख हसीना सरकार द्वारा किए गए 15वें संविधान संशोधन में 1972 के संविधान की मूल भावनाओं राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा भी इसके तहत दिया गया था। अब यूनुस प्रशासन इसे भी वापस लेना चाहता है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश से जो ताज़ा खबर आ रही है उस खबर में सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि आवामी लीग ने भी ये आरोप लगाया है कि हिजबुत तहरीर जो एक कट्टरवादी चरमपंथी संगठन है उसके लोगों को वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और दूसरा जो हाईकोर्ट में पक्ष रखा है अंतरिम प्रशासन की ओर से, उसमें वहाँ सेक्युलरिज्म को हटाने की बात कही गई है, समाजवाद को हटाने की बात की गई है, राष्ट्रपिता के रूप में शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटाने की बात की गई है। किस ओर जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है इसके अंदर अधिकांश जो मंत्री या एडवाइजर जिन्हें कहा जा रहा है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हिजबुल तहरीर की इस विचारधारा से कई लोग मिले हुए हैं, कई हिफाजत की विचारधारा से, और जमात के लोग जो आवामी लीग की हुकूमत के दौरान भी कई लोग छुपे छुपे जो आवामी लीग के की सरकार के अंदर भी शामिल थे, वो लोग भी अब खुलेआम बाहर आ चुके हैं। हिजबुत तहरीर हमें समझना चाहिए एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान इसमें विश्वास नहीं करता। ये विश्वास करते हैं एक वैश्विक उम्मा में, एक विश्वव्यापी इस्लामिक शासन में। तो ये तो एक बहुत ही चरमपंथी संगठन है और ये कई मध्य एशियाई राष्ट्रों में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो अब साफ पता चल रहा है कि कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनके साफ स्पष्ट रूप से ऐसे संगठनों के साथ लिंक्स रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, जो हाई कोर्ट में इन्होंने जो पक्ष रखा है कि सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, ये दर्शा रहा है कि इस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें जो हैं शासन के ऊपर हावी होती चली जा रही। और ये दुर्भाग्य है क्योंकि ये जो अंतरिम सरकार है, सो कॉल्ड अंतरिम सरकार है, पहली चीज तो ये सरकार है किस बेसिस पर, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसकी संवैधानिक वैधानिकता क्या है, इसकी कानूनी वैधानिकता क्या है? ना कोई चुनाव जीते हैं,
ना किसी बेसिस पर ये आए हैं, किसी कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई है। जब पूर्व प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया ही नहीं तो सरकार, जब जगह खाली नहीं है तो ये आ कहां से गए? तो बिल्कुल। ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जिस तरीके से यूनुस साहब कट्टरपंथियों को धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आलोक जी, मेरा इस ये सबके मानना बीच है, सवाल ये भी आता है कि आवामी लीग जो लगातार विरोध कर रही है, वहां पर अंतरिम प्रशासन की ओर से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं या जिन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में वहां पर शामिल किया जा रहा है, लेकिन आवामी लीग जो प्रधानमंत्री वहां पर थी शेख हसीना, आरक्षण को लेकर के वहां पर एक उबाल आया, आंदोलन हुआ, उसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और उसके बाद माना जा रहा था कि अंतरिम प्रशासन का गठन हुआ, अंतरिम प्रशासन कुछ अच्छा वहां पर करेगा, स्थिरता लाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो दूसरी बड़ी पार्टी है बीएनपी, बेगम खालिदा जिया की, वो भी मांग कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और वो सड़कों पर उतरने वाले हैं और इनका कहना है कि ये चुनाव भी नहीं करवाएंगे। देखिए ऐसा है कि बीएनपी को लगता है कि अभी चुनाव होंगे तो उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल है, तो इसलिए बीएनपी चाहती है चुनाव हो जाए। अब ये जो आपका सो कॉल्ड अंतरिम शासन है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सके। तो इनको तो मालूम है कि जिस दिन चुनाव होगा इनमें से कोई जीतेगा नहीं, ना यूनुस साहब ना इनके एडवाइजर्स। तो ये जो है चुनाव कराना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति है और इसमें ये लोग जो है बिना चुनाव करे, बिना किसी लेजिटिमेसी के, बिना किसी वैधानिकता के शासन पर काबिज रहना चाहते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, आपने कहा कि सेना के समर्थन से, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना का पूरा समर्थन इस अस्थायी हुकूमत को नहीं है। सेना अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन सेना के अंदर भी एक मत नहीं है। बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना या पाकिस्तानी सेना की तरह नहीं है जो कि पूरी की पूरी सेना सेनाध्यक्ष के अंतर्गत चले। बांग्लादेश में कर्नलों और मेजरों ने जो है तख्ता पलट किए हुए हैं। तो यहां पे क्या है कि सेना भी अभी, सेनाध्यक्ष चूंकि आवामी लीग के अपॉइंटेड थे और शेख हसीना के करीबी माने जाते थे, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि अभी पूरी तरह से एक कोई कदम उठा सके। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो सेना ने कड़ा रुख लगवाया और उसके कारण वो प्रदर्शन जो है फेल हो गए। तो अभी मेरे को लगता है कि ये आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सेना से भी इंगेज करके रखे और साथ ही साथ हमें वापस ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जहां तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नजरिया है, शेख हसीना बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं और अगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया तो वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आलोक जी, अगर कट्टरपंथियों की अगर हम वहां पर बात करें, जमात की बात करें या हिजबुत की बात करें, तो फैक्ट क्या कुछ कहते हैं? पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से इनके किस तरह के संबंध हैं और क्या कुछ उनका प्रभाव इन पर रहता है? देखिए, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि जब 71 में बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ तो जमाते इस्लामी ने इसका विरोध किया। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना की मदद की। उनके ये जो कोलैबोरेटिव जो कदम थे उनके कारण सैकड़ों हजारों बांग्लादेशियों की हत्या हो गई। तो जमात के हाथ तो खून से सगे हुए हैं ही हैं और इसी कारण जब शेख हसीना की सरकार आई तो ये जितने भी लोग जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ कोलैबोरेट किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हत्या करने में उनकी मदद की थी, उनको सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। कुछ को फांसी दी गई, कुछ को उम्र कैद दिया गया और जमात का जो नेतृत्व था उस समय का वो सारा धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अब लेकिन सवाल ये है कि ये जो कट्टरपंथी हैं इनके हमेशा से पाकिस्तान से हाथ जुड़े हुए थे। जमात हमेशा से पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी और आज भी पाकिस्तान के अंदर एक खुशी की लहर है जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, क्योंकि वो लग रहा है कि वो वापस, और कई पाकिस्तानी तो वापस कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये जो अंतरिम सरकार है ये मेरे ख्याल से इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। साथ ही साथ ये भी आलोक जी, इस सब के बीच एक सवाल हमको और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान है, लेकिन अगर बांग्लादेश इसी हालत में आगे बढ़ते रहा तो भारत के लिए क्या कुछ स्थिति बनने वाली है? कितना बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है? देखिए, जब कोई भी राष्ट्र अगर कट्टरपंथी विचारधारा का एक हब बन जाता है
तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाता है। और ये आपने देखा जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी पिछली बार, तो 9/11 हुआ, और वो दुनिया के वो राष्ट्र जो सोचते थे कि कुछ भी हो अफगानिस्तान में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको फर्क पड़ा। उसी तरीके से अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात होगी, क्योंकि इसका असर तो हम पे सीधे पड़ेगा। हम उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं, अधिकांश बांग्लादेश की सीमाएं हमसे ही मिलती हैं। अगर थोड़ी सी सीमा हम म्यांमार के साथ छोड़ दें तो बांग्लादेश की सीमाएं सिर्फ भारत के साथ हैं। बिल्कुल आलोक जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर, और संक्षेप में थोड़ा बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक तो कुछ ज़्यादा इस बारे में बोल नहीं रहा है, पश्चिमी देश कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आया है जो अमेरिका में अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कायम होने वाला है, और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें पिछले अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कुछ रवैया रहा वो सबने देखा है। तो आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव डालेगा और वो दबाव कुछ काम करेगा। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसमें अमेरिकी दूतावास और कुछ अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिकी सरकार का परोक्ष रूप से पूरा समर्थन था इस तख्ता पलट को। अब क्यों था, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा वो हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है। ठीक है, जनवरी के बाद क्या फर्क होगा? जी, ऐसा मुझे मानना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उन शक्तियों के अंदर एक थोड़ी घबराहट है, विशेषकर बांग्लादेश के अंदर। वो लोग जो सोच रहे थे कि उनका खेल अब पूरी तरह से हो चुका है, उनके हिसाब से मोहरे वो बैठा चुके हैं, और एक बांग्लादेश को एक अफगानिस्तान बनाने की तरफ उनका पूरा जो प्रयास चल रहा था वो कुछ हद तक उसको एक झटका लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बनने से जो वहां पे अमेरिकी दूतावास है उसके अधिकारी भी परिवर्तित होंगे, और जो अमेरिकी विदेश नीति है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी एक बहुत कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है बांग्लादेश के इस जो अभी प्रशासन है इसके खिलाफ। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर अभी हम बातचीत